हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने इस चैप्टर को शुरू कर दिया था और हमने पढ़ लिया था कि पहली और बूजो जो हैं वे एक शॉपकीपर के पास जाती हैं, कपड़ों की दुकान पर जाती हैं और वे वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कपड़ों को देखते हैं। तो उनके मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये कपड़े जो होते हैं ये फैब्रिक्स, कपड़ों को हम क्या कहते हैं, फैब्रिक्स। ये वस्त्र या कपड़े जो होते हैं ये एक्चुअली बनते किसके हैं, कितने टाइप के यहाँ पर फैब्रिक्स पाए जाते हैं। तो उन्होंने साथ में सीख लिया था कि फैब्रिक जो होते हैं वे यार्न से बनते हैं। यार्न का मतलब होता है धागा, वे धागे से बनते हैं। और उन्होंने एक एक्टिविटी भी करके देखी थी और एक धागे को उन्होंने स्क्रैच करके देखा तो उन्होंने पाया कि धागा जो है वह और थिन स्ट्रैंड्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। छोटे छोटे और स्ट्रैंड्स उनको दिखाई देते हैं और उन स्ट्रैंड्स को हम फाइबर्स कहते हैं। यानी कि फाइबर्स से आपका यार्न बनता है, धागा बनता है। ठीक है, फाइबर्स का अर्थ होता है रेशा, रेशों से क्या बनता है, धागा, और धागों से क्या बनता है, कपड़ा यानी फैब्रिक बनता है। ठीक है, तो साथ में उन्होंने यहाँ पर यह भी सीख लिया था कि आपके जो फाइबर्स होते हैं, धागे होते हैं या रेशे होते हैं, वे दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर मतलब जो प्राकृतिक जीव जंतुओं से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक या नेचुरल फाइबर कहते हैं। और जो आपको केमिकल से मिलते हैं, जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने पार्ट नंबर 2 में यहाँ से शुरू करने वाले हैं। हमारा नया टॉपिक होगा सम प्लांट फाइबर्स। सम प्लांट फाइबर से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं और इसमें आपके सम प्लांट फाइबर्स में सबसे पहले है कॉटन। कॉटन को आप समझते हैं, जानते हैं, कॉटन का मतलब रुई होता है या कपास होता है। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। दिवाली का समय आता है तो आप सब घरों में दिए जलाते हैं, घर की छत पर, घर के बाहर, आसपास दिए जलाते हैं। और दिए जलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बत्तियां बनाते हैं। विक्स, विक्स का मतलब होता है बत्तियां। तो बत्तियां बनाते हैं हम रुई की। ठीक है, व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स। ये विक्स बनाने के लिए आप किसका यूज करते हो। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। ये जो कॉटन की वूल होती है, ठीक है, कॉटन वूल को हम रुई कहते हैं। ठीक है, कॉटन का मतलब ऐसे कपास होता है और कॉटन वूल को हम, जो बारीक रेशे होते हैं कॉटन के, उनको कॉटन वूल कहते हैं। तो ये कॉटन वूल जो होती है, ये जो मैट्रेस होते हैं, चटाइयाँ होती हैं, उनको भरने के लिए, या गद्दे होते हैं आपके, मैट्रेसेस मतलब गद्दे भी होते हैं, तो गद्दों को भरने के लिए, आपके तकियों को भरने के लिए, उनको फिलअप करने के लिए भी रुई का उपयोग होता है। इसके अलावा क्विल्ट्स होते हैं आपके, जो सिराने पर लगाए जाते हैं, तकिए हम उनको बोल सकते हैं, और पिलोज मतलब भी तकिए होते हैं। ठीक है, तो इन सब में रुई का यूज किया जाता है, इनको भरने के लिए रजाई गद्दों में और तकियों में। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। अब आपको क्या करना है, एक जो रुई का रेशा होता है, रुई होती है, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। आपको उसके किनारों पर देखना है, उसको खींचना है रुई में से और उसके किनारे जो होते हैं, अंतिम सिरे, उनकी तरफ देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हो। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। जो यहाँ पर आपको बहुत बारीक, बिल्कुल थिन स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये कॉटन फाइबर्स के, रुई के रेशों से बने होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। यह कॉटन वूल, रुई कहाँ से आती है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये कहाँ उगाई जाती है, यह आपके फील्ड्स, फील्ड्स जो होते हैं, फील्ड्स मतलब खेत, खेतों में यह उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन के प्लांट कहाँ उगाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो कपास की खेती होती है वह कहाँ पर की जाती है। तो कपास की खेती करने के लिए आपको ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होती है। ठीक है, फर्स्ट चीज इज ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल के साथ साथ आपको वहाँ पर क्या चाहिए, वार्म क्लाइमेट भी चाहिए। तो जहाँ वार्म क्लाइमेट होता है और काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर कपास उगती है। मतलब
जहाँ पर ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, जैसे साउथ पार्ट में हमारे इंडिया में, तो वहाँ पर कॉटन नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए शुष्क एकदम सूखा मौसम चाहिए और गर्म मौसम चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? तो क्या इस तरह से आप कुछ हमारे देश के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कॉटन उगाया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। तो जो फ्रूट होते हैं कॉटन प्लांट में फ्रूट आते हैं, जैसे आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे, यदि आपने कभी कपास का पौधा देखा है, कपास की खेती देखी है, तो यहाँ पर पौधे के सबसे ऊपर क्या आते हैं, कुछ फ्रूट्स आते हैं। इन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स। बाद में ये फट जाते हैं, पहले ये बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही इसका फल पक जाता है, अंदर जो भी रेशे होते हैं वे पक जाते हैं और यह जो फ्रूट होता है फट जाता है और ये जो रुई है ये बाहर निकल आती है। फिर इसको किसान क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और इसके अंदर से बीज को निकालकर, वास्तव में ये जो रुई के रेशे होते हैं ये एक बीजों का आवरण होता है। ठीक है, ताकि बीज जो है उड़कर दूसरी जगह पे जा सकें और उग सकें। तो इन रेशों को हम रुई के रूप में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, इसको क्या कहेंगे, कॉटन बॉल्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉटन बॉल्स क्या होती है। ओके, तो कॉटन बॉल्स का मतलब क्या है, कॉटन बॉल्स का मतलब आपके जो फ्रूट होते हैं कपास के, उनको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, ये एक नींबू के आकार की बॉल्स होती हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर होने का मतलब होता है वयस्क होना। जब ये फ्रूट मेच्योर हो जाते हैं, रेशे अंदर से पक जाते हैं, तो जो बॉल्स होती हैं बर्स्ट होती हैं, फूटती हैं और फूट कर या बर्स्ट होकर ये खुल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। और जो बीज होते हैं कॉटन के बीज, जिसके ऊपर क्या होता है, कॉटन फाइबर्स का आवरण होता है। मतलब आप यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं रुई का गुच्छा है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक बीज होगा, सीड होगा। ठीक है, तो सीड के आसपास ये घिरे रहते हैं। तो इनको अब आप देख सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या कभी आपने कोई कॉटन का फील्ड देखा है जो पिकिंग करने के लिए रेडी है, मतलब उसमें कपास पक चुकी है और अब हम क्या कर सकते हैं, उस कपास को इकट्ठा कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। यह एक जो खेत होता है कपास का खेत, वह ऐसा दिखाई देता है अगर आप दूर से देखें तो, जैसे कि वहाँ पर बहुत बर्फ गिरी हो या वह पूरा बर्फ से ढका हुआ हो। इस तरह से आपको कॉटन का फील्ड वहाँ पर दिखाई देगा। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। तो ये जो बॉल्स होती हैं कॉटन की, जो मैच्योर होने के बाद आपको दिखाई देती हैं, या इनसे कॉटन निकाला जाता है और इनको फसल से अलग करने के लिए या पौधों से अलग करने के लिए हाथ से इनको पिक किया जाता है, उससे अलग किया जाता है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम दीज सीड्स बाय कॉम्बिंग। फिर इन सीड से, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉटन की बॉल होती है उसमें बीज होते हैं, सीड होते हैं, और उन सीड से वह रेशे कॉटन की जो वूल होती है, रुई होती है, वह चिपकी हुई होती है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वह कॉम्बिंग होता है, जो यहाँ पर किया जा रहा है, कॉम्बिंग एंड गिनिंग। ठीक है, कॉम्बिंग का मतलब जैसे आप कंघी करते हैं, आपके बाल होते हैं वे उलझे हुए रहते हैं, फिर आप उनमें कॉम्ब करते हैं, कंघा करते हैं। उसी तरह से जो कॉटन के बीज होते हैं उनसे कॉटन की वूल को, रुई को अलग करने के लिए यहाँ पर क्या की जाती है, गिनिंग की जाती है या कॉम्बिंग की जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो कॉम्बिंग करने को ही हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लें कि गिनिंग क्या होता है। गिनिंग इज एक्चुअली द कॉम्बिंग ऑफ द कॉटन बॉल्स फॉर सेपरेटिंग कॉटन वूल्स फ्रॉम इट्स सीड। सीड से अलग करने के लिए यहाँ पर कॉम्बिंग की जाती है कॉटन वूल्स की। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। तो ट्रेडिशनली यानी कि वो प्राचीन समय से ही किया जा रहा है ये प्रैक्टिस, और इसके लिए जो है हैंड का यूज किया जाता था। पुराने समय में ज़्यादातर हैंड से ही, मतलब हाथ से ही ये कार्य किया जाता था।
लेकिन दीज डेज मशीन आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग, लेकिन आजकल ये कार्य मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है। ठीक है, तो दोनों तरह के प्रोसेस आज भी प्रचलन में है, मशीनों का भी यूज होता है और हाथ के द्वारा भी या हाथ से भी रेशे को तैयार किया जाता है कॉटन की बॉल से। ओके, देन जूट, दूसरा हमारा नेचुरल प्लांट है जिससे हमें रेशा मिलता है, वह जूट प्लांट है और जूट प्लांट से हमें जूट फाइबर, जूट का रेशा मिलता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जो जूट फाइबर है ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि जूट जो है वह कहाँ से प्राप्त होती है। जिस तरह से कॉटन आपको कॉटन के फ्रूट से प्राप्त होती है, ठीक है, जिसको हम कॉटन बॉल कहते हैं, उससे प्राप्त होती है, उसी तरह से जो जूट का फाइबर होता है वह जूट प्लांट के स्टेम से, ये जो तना आपको दिखाई दे रहा है बीच में, इससे प्राप्त होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तना है, इससे रेशा कैसे प्राप्त होगा, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसको हम आगे अभी पढ़ेंगे कि इसको कैसे अलग किया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसका जो कल्टीवेशन है, जूट कहाँ पर पैदा होता है या कौन से मौसम में पैदा होता है, तो यह बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में पैदा किया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, और इंडिया के अंदर जूट मेनली मुख्य रूप से कहाँ बोया जाता है, या वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में बोया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। तो जूट के प्लांट को उगने के लिए बहुत अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। लेकिन आपके जो कपास का पौधा होता है, ये आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे इलाकों में बोया जाता है, क्योंकि यहाँ इसको कम बारिश की आवश्यकता होती है और शुष्क प्रदेशों में ही इसको बो सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी तो ये कॉटन की बॉल्स जो हैं खराब हो सकती हैं, रुई खराब हो सकती हैं। ठीक है, तो शुष्क मौसम में, गर्म मौसम में ही ये उगते हैं। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, तो जूट का जो प्लांट होता है इसकी कटाई कब होती है, हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब होता है कटाई करना, फसल की कटाई करना। तो जूट प्लांट की जो कटाई होती है ये कब की जाती है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है, मतलब जब ये पौधा बड़ा हो जाता है और इसके फ्लावर्स आने लगते हैं तब इसकी कटाई होती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज, और जो इसके स्टेम होते हैं, तने होते हैं, पत्तियों को अलग करते हैं, छोटे मोटे टहनियों को भी हटा देते हैं, और ये जो लंबा तना होता है इस तने को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो देते हैं, मतलब इसको पानी में गलाया जाता है। ठीक है, द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड, और जो स्टेम की रॉट होती है, स्टेम रॉट मतलब स्टेम सड़ता है, रॉट होने का मतलब होता है सड़ना, धीरे धीरे पानी में पड़ा रहेगा ये तना तो क्या होगा, वह सड़ना शुरू हो जाएगा। तो रॉट का मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखें, रॉट का मतलब होता है सड़ना। तो स्टेम धीरे धीरे क्या होगा, सड़ेगा, और यह इसकी जो फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअली इसके अंदर फ्लोएम और जाइलम नाम के फाइबर्स होते हैं और वे अलग अलग हो जाते हैं जब ये स्टेम सड़ता है। ठीक है, और वे काफ़ी मजबूत होते हैं, दूसरे पौधों में इतने मजबूत नहीं होते हैं लेकिन इसमें काफ़ी मजबूत होते हैं। तो जूट के जो रेशे हैं वे उसके स्टेम से इस तरह से प्राप्त किए जाते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, हाउ इट इज डन। अब फैब्रिक बनाना है, हमने पता कर लिया कि आपको कॉटन और जूट कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, वे रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं। अब फाइबर से क्या बनता है, फैब्रिक, यानी कि वस्त्र या कपड़ा बनता है। तो इन फाइबर्स को पहले हम किस में बदलेंगे, यार्न्स में बदलेंगे। यार्न का मतलब क्या होता है, धागा। तो पहले सभी फाइबर्स को यार्न में बदला जाएगा और फिर यार्न से बुनाई करके हम कपड़ा बनाते हैं, धागों की बुनाई करते हैं और बुनाई करके धागों से कपड़ा या वस्त्र, फैब्रिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि यार्न कैसे बनता है, फाइबर से यार्न कैसे बनता है। तो पहले हम यार्न बनाना सीखेंगे, हाउ इट इज डन, यार्न कैसे बनाया जाता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी कि जो आपका कॉटन का धागा होता है उसको कैसे स्पिन किया जाता है, कैसे बुना जाता है। स्पिनिंग का मतलब होता है बुनना, बुनाई करना। आपने सुना होगा बहुत सारे बुनकर होते हैं, जुलाहे होते हैं, वे यही कार्य करते हैं। अपने इधर या आपके आसपास यदि कपास नहीं होती है तो आपका आसपास ही ऐसी चीज़ें भी नहीं आपको दिखाई देंगी, लेकिन जिन इलाकों में कपास की खेती ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको घरों में या आपके घरों के आसपास इस तरह के जो चरखे वगैरह होते हैं ऐसे दिख जाते हैं जहाँ पे स्पिनिंग होती है और रुई से धागा बनाया जाता है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ, आप खुद भी क्या कर सकते हैं, कॉटन का यार्न रुई से धागा बना सकते हैं। जो कॉटन वूल होती है उससे यार्न, यार्न मतलब धागा, धागा बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। क्या करना है आपको, आपके एक हाथ में आपको कुछ कॉटन वूल यानी रुई पकड़नी है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो फोर फिंगर होती है, फोर फिंगर यानी कि फर्स्ट वाली उंगली, अंगूठे के बाद जो फर्स्ट वाली उंगली होती है उसे हम फोर फिंगर कहते हैं, और थंब का मतलब आप जानते ही हैं अंगूठा। तो अंगूठे और फोर फिंगर के बीच में आपको क्या करना है, कॉटन को दबाना है। यहाँ पर शायद डायग्राम भी दिखा रखा है। यस, ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी फोर फिंगर में और जो अंगूठा होता है उसमें रुई को, कॉटन वूल को पकड़ रखा है, दबा रखा है, और दूसरे हाथ से वे उसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, इस हाथ से घुमा रहे हैं, इस हाथ से पकड़ रखा है। ओके, देन नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट ऑफ द कॉटन। अब धीरे धीरे कॉटन को दूसरे हाथ से खींचना शुरू करें। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर, और साथ में आपको क्या करना है, उनको खींचते हुए उनको घुमाना भी है, ट्विस्ट करना। ट्विस्ट करने का मतलब क्या होता है, घुमाना, ट्विस्टिंग। ठीक है, घुमाओ, उनको घुमाव देना, घुमाते हुए। जैसे यहाँ उंगली से आप देख सकते हैं ये घुमा रहे हैं, धागे को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। इसलिए इस तरह से आपको क्या करना है, ट्विस्टिंग करते हुए यहाँ पर कंटिन्यूसली पुलिंग आउट करनी है कॉटन की, और उसको घुमाते हुए रहना है। द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक ए यार्न, क्या अब आप एक धागा बनाने के लायक हैं, क्या आप धागा बना पाएंगे इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से आपका धागा बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो वह प्रोसेस, ठीक है, ये डेफिनेशन है, आप इसको भी ज़रूर नोट कर लें कि आपकी जो स्पिनिंग है यानी कि धागा बनाने की क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज स्पिनिंग। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज स्पिनिंग, तो आपको सिंपली आंसर लिखना है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from fibers is called spinning. Okay, in this process fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, जो फाइबर्स होते हैं उनको हम कॉटन के मास या कॉटन वूल से उनको ड्राउन आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, खींचते हैं और उनको ट्विस्ट करते जाते हैं, घुमाते जाते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए yarn। और इस तरह से क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, वे एक दूसरे के पास पास आते हैं और एक धागे का निर्माण इस तरह से होता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड टकली। तो ये तकली होती है एक, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक लंबी सी, ये एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, मतलब जिसको हाथ से चलाया जा सकता है। यहाँ ऊपर देखा आप छिद्र होता है, इसमें क्या करते हैं कि वो जो रुई का प्रथम सिरा होता है उसको फंसा देते हैं, फिर उसके बाद इस तकली में धीरे धीरे रुई को खींचा जाता है, रुई के रेशों को, और उनसे धागा ट्विस्ट करते हुए धागा बनाया जाता है। ठीक है, तो हैंडमेड या हैंड ऑपरेटेड टूल क्या होता है, तकली होता है। ठीक है, इसको आप टकली ना पढ़ें, यह है तकली, तकली, तकली। ठीक है, अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और जिस तरह से आप जानते ही हैं, यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है ये क्या है, एक चरखा। ये भी हाथ से चलाने वाला यंत्र है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हैंड ऑपरेटेड।
तो आप यहाँ पर ये अर्थ भी समझ गए होंगे कि हैंड ऑपरेटेड का अर्थ क्या होता है। हैंड ऑपरेटेड का अर्थ होता है जो हाथ से चलाया जा सके या जिसको हम हाथ से ड्राइव कर सकें। ठीक है। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और आप सब जानते हैं कि हमारे जो महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंडिपेंडेंस मूवमेंट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता आंदोलन। उसके दौरान क्या किया था कि चरखा को एक बहुत पॉपुलर उन्होंने निशानी बनाया था और उन्होंने सभी से यह आग्रह किया था कि सभी आप आत्मनिर्भर बने और हमारे पास जो कपास होती है उसका हम स्वयं धागा बनाएं और विदेशों से जो कपड़े आते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं, उनको हम यूज़ ना करें। इस तरह से काफ़ी पॉपुलर हो गया था चरखा और हर घर में सूत काटे जाना लगा था। ही एनकरेज पीपुल टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन yarn termed as खादी एंड शन इम्पोर्टेंट क्लॉथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो उन्होंने लोगों को क्या किया था, यहाँ पर एक और अच्छा वर्ड आया है एनकरेज्ड। एनकरेज्ड का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है। उन्होंने लोगों को क्या किया? जागरूक किया, एनकरेज किया, उनको विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया और उनको जागरूक किया और उनको कहा कि आप जो होम स्पन यार्न होता है, यानी कि अपने घर में बना हुआ जो धागा होता है, इसके बने हुए कपड़े पहनो। और उनको उन्होंने क्या नाम दिया था? खादी। खादी को आप जानते हैं, जो कॉटन के बने होते हैं वस्त्र, उनको हम खादी कहते हैं। ठीक है। तो खादी के कपड़े आपको पहनने हैं जो आपके घर में बने हुए हों और जो इम्पोर्टेड क्लॉथ होते हैं। इम्पोर्टेड का मतलब होता है विदेशी। ठीक है। आप इसको इम्पोर्टेंट ना पढ़ें, बहुत से बच्चे इसको डायरेक्टली इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं, दिस इज इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है विदेशी। तो जो विदेश से ब्रिटेन की मिलों में बने हुए कपड़े आते थे, उनको उन्होंने क्या कहा कि उनका बहिष्कार करें, उनका शन करें। शन करना मतलब बहिष्कार करना, उनको पहनने से मना करना या उनको नहीं खरीदना, उनकी होली चलाना। इस तरह से महात्मा गांधी ने क्या किया था, जो हमारा इंडिया का चरखा है या इंडिया में बनने वाली कपास है, जो उद्योग बहुत कम मंद पड़ गए थे, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। टू पॉपुलराइज एंड प्रोमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। इसके बाद खादी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो ग्राम उद्योग होते हैं, देसी धंधे होते हैं, उनको काफ़ी इससे मदद मिलती है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। तो इसको और पॉपुलराइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट सरकार ने, जब इंडिया आज़ाद हो गया था, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूट बॉडी बनाई, एक विभाग बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी और ग्रामोद्योग विभाग इसे हम कहते हैं, और यह 1956 में बना था। तो इसको भी आप नोट करें कि इंडिया में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कब बना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और जीके में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको भी नोट करें। ओके। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। इसके साथ ही आपके जो यार्न होता है, धागा होता है, यदि बहुत बड़े पैमाने पर आपको धागा बनाना है तो इसको आप मशीनों की सहायता से करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं और फैक्ट्रियों के अंदर बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल मतलब विशाल मात्रा में क्या किया जाता है, धागे को स्पिनिंग किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों में, मतलब रुई से धागा बनाया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग yarn आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और स्पिनिंग के बाद, धागा बनाने के बाद, यार्न से यानी धागे से क्या बनते हैं, फैब्रिक्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमारा काफ़ी पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं यार्न टू फैब्रिक, यानी कि धागे से कपड़ा कैसे बनेगा। तो चलो अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं यहाँ पर, यार्न टू फैब्रिक, यानी कि धागे से वस्त्र तक, धागे से वस्त्र कैसे बनेगा। There are many ways by which fabrics are made from yarns। तो यहाँ पर कई तरीके होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कपड़े होते हैं उनसे
जो धागे होते हैं उनसे कपड़े बनाए जा सकते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग, और यहाँ पर जो दो मेन प्रोसेस हैं वह है वीविंग और नीटिंग। वीविंग का अर्थ होता है बुनाई और नीटिंग का अर्थ भी होता है बुनाई। दोनों का अर्थ यहाँ पर लगभग सेम ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा इनमें टेक्निकल एक डिफरेंस होता है, उसको हम अभी नीचे समझ लेंगे। वैसे दोनों का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, बुनाई करना। धागों को बुनकर हम क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो उसी को यहाँ पर सीखना है, समझना है। वीविंग, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे वीविंग। व्हाट इज वीविंग? वीविंग क्या होती है, ठीक है। तो पहले हम वीविंग के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together। तो एक्टिविटी 2 हमने सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में एक्टिविटी 2 पढ़ी थी और वहाँ पे देखा था कि जो फैब्रिक होता है वह दो तरह के यार्न से, उनके जो दो तरह का अरेंजमेंट होता है यार्न का, उससे मिलकर वह बना होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो इस तरह से जो दो सेट बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब हम पहले एक्टिविटी 2 देख लेते हैं एक बार, फिर आपके थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये यहाँ पर इस डायग्राम में आपने देखा था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ धागे तो इस तरह से हैं, ठीक है, दी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरह से अरेंज्ड हैं, और कुछ धागे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज है। तो यहाँ पर धागों के क्या बने हुए हैं, दो सेट बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो सेट में धागों को बुनना क्या कहलाता है, वीविंग कहलाता है। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो वीविंग क्या होता है, ठीक है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हैं। वीविंग की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। अब हम क्या करेंगे, कुछ पेपर स्ट्रिप, कागज की स्ट्रिप्स को, कागज के पतले टुकड़ों को हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे, उनको वीव करने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको क्या लेने हैं, 2 शीट लेनी है पेपर की, अलग अलग कलर की। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। अब क्या करना है, आपको स्क्वायर पीसेज काटने हैं, मतलब चौकोर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चौकोर पीसेज काटने हैं लेंथ में, और उनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट, ठीक है। 30 सेंटीमीटर के बराबर लेंथ में आपको स्क्वायर कट करने हैं, वर्गाकार टुकड़े काटने हैं। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। अब दोनों शीट को आपको फोल्ड करना है, हाफ में करना है, मतलब उनको मोड़कर आपको उनकी फोल्डिंग करनी है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर। अब इस तरह से आपने उनको फोल्ड कर दिया है, हाफ हाफ, ठीक है। एक रेड कलर है और दूसरा आपका ग्रीन कलर का शीट है। मोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, इनके ऊपर इस तरह से लाइंस बना देंगे, ठीक है। आपने पहले 30 सेंटीमीटर लेंथ का वर्गाकार टुकड़ा निकाल लिया है काट कर, उसको आपने मोड़ा है, फोल्डिंग किया है, और अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे समान लेंथ में। ओके, देन फिगर 3.12a and on the other as shown in figure 3.12b, this is B, cut both the sheets along the dotted lines and then unfold। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जैसे आपने लाइन खींची है, इन लाइन के अनुसार आपको इनको काट लेना है, कैंची से इनको काट लेना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें तो ए में पूरी लाइंस खींची हुई हैं और बी में यहाँ पर पूरी लाइंस नहीं खींचकर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको पूरा नहीं काटना है। ए वाले को पूरा काटना है और बी वाले को पूरा नहीं काटना है। कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। अब आप उनको अनफोल्ड कर लें काटने के बाद। वीव द स्टेप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12। तो जिस तरह से यहाँ पर दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है, एक स्ट्रिप के अंदर दूसरी स्ट्रिप को डालकर यहाँ पर ये धागा दोनों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, ठीक है। पूरे जो रेड वाली थी उनको तो पूरा काट लिया है, देखो ये इधर
आपकी रेड वाली स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं, इधर भी पड़ी हुई, इधर भी। लेकिन जो ग्रीन वाली है वह अलग अलग नहीं करनी है, वे एक साथ हैं और उनके बीच बीच में आपको क्या करना है, इस तरह से एक को उठाया, फिर दूसरी को डाला, फिर तीसरी में उठाया, उसको ऊपर डाला। तो इस तरह से आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में, और आप इसको अवश्य करके देखें। इसी तरह से आपके कपड़े, चटाइयाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। तो जो आपके शीट ऑफ पेपर हैं ग्रीन और रेड, जब आप पूरी तरह से इनको बना लेंगे तो इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा कि वीविंग के अंदर किस तरह से आपके रेशे अरेंज होते हैं। ठीक है, वीविंग। देन ये आपके एक हैंडलूम है, हैंडलूम में आपके वीविंग, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा है वीविंग, एक आपके हॉरिजॉन्टल धागा होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, और एक होता है वर्टिकल। तो इस तरह से दो परपेंडिकुलर तरीकों से आपके अरेंज होता है, उसे हम वीविंग का प्रोसेस कहते हैं। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरीके से दो सेट होते हैं धागों के, उनको हम वीव करते हैं, वूव करते हैं। वूवन यानी भी होता है बुनना, उनकी बुनाई करते हैं एक वस्त्र को बनाने के लिए। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। लेकिन हमारे जो धागे होते हैं वह पेपर स्ट्रिप से बहुत पतले होते हैं, बहुत थीन होते हैं। ठीक है, थिनर, बहुत थीन होते हैं। थिनर का मतलब होता है काफ़ी पतला होना। तो ये क्या होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं हमारी पेपर स्ट्रिप से। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। तो इसीलिए जो फैब्रिक का बुनाई होती है, कपड़े की बुनाई, उनको हम क्या कहते हैं, लूम्स। ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मशीन देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, लूम। इनको हम हैंड लूम भी बोलते हैं, और आपने कई बार ये नाम सुना होगा। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो ये जो लूम्स होती हैं, सिंपल डिजाइन इनका इस तरह का होता है, लेकिन यह बहुत विशालकाय भी हो सकती हैं, और बड़ी बड़े फैक्ट्रीज में ये पावर ऑपरेटेड होती हैं, मतलब बिजली से चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनों के रूप में भी ये होती हैं। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा तरीका है कपड़ा बनाने का, दैट इज नीटिंग। नीटिंग को भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किस तरह से स्वेटर बुने जाते हैं। स्वेटर की बुनाई होती है, नीटिंग हम उसको भी बुनाई कहते हैं, और कपड़े बनाने को भी बुनाई कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो स्वेटर की बुनाई आपने देखी है। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो आपने ध्यान दिया होगा अच्छे से कि जो नीटिंग होती है, जैसे कि स्वेटर बनाया जाता है, तो इसमें सिर्फ एक ही धागे से पूरा कपड़ा, पूरा वस्त्र बना दिया जाता है। तो ये एक अलग प्रोसेस है। इसमें हमने क्या किया, दो अलग अलग सेट्स को अरेंज किया है, एक को हॉरिजॉन्टल, एक को वर्टिकल, और उनसे हमने यहाँ पर कपड़ा बनाया है। सॉरी। लेकिन नीटिंग में क्या होता है कि एक ही धागे से आपके पूरा वस्त्र बन जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। कभी आपने आपके फटे हुए मोजे, सॉक्स क्या होते हैं, मोजे, क्या उस मोजे से कभी कोई निकला हुआ धागा आपने खींचा है, खींच कर देखा है। व्हाट हैपन्स, आप क्या देखते हैं, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवेल्ड। तो जब आप एक धागा खींचते हैं तो वह लगातार खींचता ही चला जाता है, और जो आपका मोजा होता है, सॉक्स होते हैं, वे खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे वो पूरे अनवेव्ड होता है। अनरेवल्ड का मतलब क्या होता है, उनकी बुनाई का उधड़ना। ठीक है, फैब्रिक क्या हो जाता है, अनरेविल्ड। अनरेविल्ड का मतलब क्या होता है, बुनाई उधड़ जाना, उनकी जो बुनाई होती है वह खत्म हो जाती है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। तो इस तरह से जो अपने स्वेटर होते हैं, सॉक्स होते हैं, और भी ऐसे कई आइटम होते हैं जो नीटेड फैब्रिक्स, जैसे कपड़े होते हैं जिनको नीटिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि वीविंग और नीटिंग में क्या अंतर है। वीविंग में आपके दो तरह के धागे होते हैं, धागा तो एक ही तरह का होता है, लेकिन उनको दो तरह से अरेंज किया जाता है। ठीक है, दो धागे लेते हैं हम और उनको
अलग अलग प्रकार से अरेंज करते हैं, एक को वर्टिकली और एक को हॉरिजॉन्टली हम यहाँ पर उनको अरेंज करते हैं। लेकिन नीटिंग में सिर्फ एक ही धागे से पूरा कपड़ा बना दिया जाता है। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड नीटिंग। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन, और यह भी हाथ से भी किया जाता है और मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। पहले वांट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक that are made of the fibers on the outer covering of coconut। तो पहली ये जानना चाहती है कि क्या आपने कभी कोई ऐसा फैब्रिक देखा है जो कि कोकोनट की आउटर कवरिंग से बना हुआ होता है। What are these fibers normally used for? ये फाइबर्स क्या बनाने के लिए यूज होते हैं। तो आपने निश्चित रूप से ऐसी एक रस्सी भी देखी होगी जो कोकोनट के जो बाल होते हैं और नारियल जो फ्रूट होता है उसके आसपास जो कठोर रेशे पाए जाते हैं उनसे भी क्या बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, फाइबर्स फैब्रिक्स बनाई जाती हैं, बोरियां बनाई जाती हैं। वीव एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो वीविंग और नीटिंग जो दो प्रोसेस हमने अभी पढ़े हैं, इनसे अलग अलग प्रकार के कपड़े वस्त्र बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। इन विधियों को दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। और ये जो फैब्रिक होते हैं जो इन विधियों से बनाए जाते हैं, इनके अलग अलग प्रकार के क्लोथिंग आइटम्स, पहनने के कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। हिस्ट्री मतलब आप जानते हैं इतिहास होता है, और क्लोथिंग मटेरियल की जो हिस्ट्री है वह क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में, बिल्कुल ब्रीफ में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स? क्या आपको आश्चर्य होता है ये जानकर कि पुराने समय में, प्राचीन, एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन समय में जो लोग होते थे वह किस तरह के आइटम्स यूज करते थे क्लोथिंग के लिए, पहनने के लिए। It appears that in those times people used the bark and being leaves of trees or animals skins and furs to cover themselves। तो ऐसा हमें पता है, या एंशियंट टाइम में के जो स्टडी करने वाले होते हैं, हिस्ट्री जानने वाले होते हैं, वे हमें बताते हैं कि एंशियंट टाइम में लोग क्या करते थे, जो पेड़ों की छालें होती थी, बार्क होती थी, बार्क का यूज करते थे। बिग लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी, बिग लीव्स बड़े पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी और उनकी छाल होती थी। और इनके अलावा एनिमल स्किन मतलब जानवरों की खाल, उनको वे पहनते थे। और इसके अलावा जो फर्स होते थे, यानी कि जो बाल होते थे जानवरों के, जैसे भालू के शरीर पर फर्स पाए जाते हैं। फर यानी क्या होते हैं, जो बहुत मुलायम छोटे छोटे रेशे होते हैं, जैसे आपके स्वेटर के इनसाइड में या कवरिंग में पाए जाते हैं आजकल, तो उनको हम फर्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत मुलायम और घने बालों को हम फर कहते हैं, जो हमें गर्मी प्रदान करते हैं एक्चुअली। तो इनको क्या करते थे, वे लोग यूज करते थे उनको कवर करने के लिए, अपनी बॉडी को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रासेस इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो जब लोगों को थोड़ा सभ्यता का विकास हुआ उनके अंदर, और उनके अंदर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ उत्पन्न हुई, मतलब वे खेती करने लगे समाज के रूप में, कम्युनिटीज़ के रूप में, समुदाय के रूप में वे रहने लगे। तो उन्होंने सीखा, क्या सीखा उन्होंने, दे लर्न टू वीव ट्विग्स, उन्होंने टहनियों को बुनाई करना सीखा। जिस तरह से आपने रेड और ग्रीन पेपर्स की बुनाई की, इसी तरह से उनके भी दिमाग में आइडिया आया होगा। और उन्होंने ट्विग्स को, पहले उन्होंने जो छोटी ब्रांचेज होती हैं, ट्विग्स होती है, टहनियाँ होती हैं, उनको बुनना शुरू किया। फिर उन्होंने ग्रास को बुनना शुरू किया और उनसे क्या बनाई, मैट्स, चटाई बनाई, बास्केट बनाई, टोकरी बनाई। वाइन्स एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। इसके अलावा जो एनिमल फ्लीस थी, बाल थे, ठीक है, जानवरों के जो बाल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल फ्लीस। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपके फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर आएगा। ठीक है, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, सब आपको 7th क्लास में दोबारा पढ़ना है। तो आप ध्यान रखें कि जो एनिमल के शरीर पर, जैसे भेड़, बकरी होती है, इनके शरीर पर जो बाल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल फ्लीस या वाइन्स। ठीक है, और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। तो उन्होंने उन बालों को क्या किया, ट्विस्ट किया, आपस में मिलाकर उनको
घुमाया तो उनसे क्या बने, लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बने, लंबी रस्सियां बनी। दीज वर वुवेन इनटू फैब्रिक्स, और उनसे उन्होंने क्या बनाए, फैब्रिक्स बनाए, वस्त्र बनाए। दे अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो जो अर्ली इंडियंस थे, मतलब बहुत पुराने इंडियंस थे, ठीक है, उन्होंने कॉटन को उगाना शुरू किया और उसके फैब्रिक्स बनाने शुरू किए, जो कि गंगा नदी के आसपास के इलाके थे, वहाँ पर वे रहते थे, ठीक है। कुछ सभ्यता विकसित हुई थी गंगा नदी के किनारे पर, तो उन्होंने क्या किया था, कॉटन को उगाना शुरू किया और उससे फैब्रिक यानी कि रुई के कपड़े उन्होंने बनाना शुरू किया। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स का मतलब होता है सन। सन की रस्सी यदि आपने कभी देखी है तो सन भी आपके जिस तरह से आप जूट को प्राप्त करते हैं उसी तरह से सन भी प्राप्त किया जाता है, यानी फ्लैक्स भी प्राप्त किया जाता है, और ये भी प्लांट से प्राप्त होने वाला एक नेचुरल प्राकृतिक फाइबर है। इन एंशियंट इजिप्ट, इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र। मिस्र, आपने इजिप्ट के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये इजिप्ट की बात हो रही है, मिस्र की, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पिरामिड पाए जाते हैं। तो प्राचीन मिस्र में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। तो जो वहाँ पर कॉटन और फ्लैक्स दोनों की खेती होती थी और कल्टीवेशन होता था नील नदी के किनारे पर, एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और वे फैब्रिक्स कपड़े बनाने के लिए उनको यूज करते थे। मतलब वे कपास की भी खेती करते थे और फ्लैक्स की भी खेती करते थे, यानी सन उगाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। उन दिनों स्टिचिंग के बारे में लोगों को नहीं पता। स्टिचिंग का मतलब होता है सिलाई, ठीक है। बुनाई और सिलाई दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं भाई, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। वीविंग और नीटिंग का मतलब तो होता है बुनाई, लेकिन स्टिचिंग का मतलब होता है सिलाई। जो आप सिलाई मशीन में कपड़े करते हैं, यानी कपड़ों को आपस में जोड़ना धागे से, क्या कहलाता है, स्टिचिंग कहलाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि उन दिनों में जो स्टिचिंग थी, स्टिचिंग के बारे में लोग नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो यहाँ पर डी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप डी की जगह इसको डब्ल्यू कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। डी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। पीपुल सिंपली रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। लोग क्या करते थे, अपनी बॉडी के आसपास फैब्रिक्स को लपेट लेते थे। वे सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे। उन्होंने कपड़ा बनाना तो सीख लिया, लेकिन सिलाई करना नहीं सीखा। तो उन्होंने फिर क्या करते थे, वे कपड़ों को अपने शरीर पर वैसे ही लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज। तो कई तरीकों से वे क्या करते थे, फैब्रिक्स को अपनी बॉडी में रैप करते थे, लपेटते थे। विद द invention of the sewing needle people started stitching fabrics to make clothes। तो जब इन्वेंशन हुआ किसका, सीविंग नीडल। इन्वेंशन ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड आया आपके लिए जो आपको याद होना चाहिए। इन्वेंशन का अर्थ होता है खोज करना। तो बाद में किसकी खोज हुई, सीविंग नीडल की। सीविंग नीडल मतलब जो सिलाई करने वाली सुई होती है, नीडल मतलब सुई। जब सुई की सिलाई करने वाली सुई की खोज हुई, उसका इन्वेंशन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तो पीपुल ने क्या किया, उन कपड़ों को स्टिचिंग करना शुरू किया, मतलब सिलना शुरू किया। टू मेक क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के लिए। स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो उस इन्वेंशन के बाद स्टिच क्लॉथ में बहुत सारे वेरिएशन हमें देखने को मिले हैं। तरह तरह के कपड़े बनाए जाने लगे और कई तरह से उनको पहने जाने लगा। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज भी कुछ ऐसे वस्त्र हैं, जैसे कि साड़ी है, साड़ी में कहीं भी कोई स्टिचिंग नहीं होती है, सिलाई नहीं होती है, वो एक वन पीस होता है। जैसे पुराने ज़माने में कपड़े को लपेट लेते थे, तो साड़ी जो है वह बहुत पुराना एक क्या है, आपका वस्त्र है, जो पुराने समय से यूज किया जा रहा है और आज भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारी परंपरा का भी एक हिस्सा है, ठीक है। तो साड़ी वगैरह जो थी
ये पुराने समय से यूज होती है। इसके अलावा धोती, धोती भी इसको भी लपेटा जाता है, इसको भी सिलाई विलाई इसमें नहीं होती है। इसके अलावा लुंगी, टर्बन जो होती हैं, लुंगी को हम टर्बन कहते हैं। तो ये भी अनस्टिचेड पीस ऑफ फैब्रिक होते हैं जो इनको शरीर पर लपेटा जाता है। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम। तो जिस तरह से हमारे देश में, हमारा एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे कल्चर यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत सारे रीजन्स और रिलीजियंस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उस आधार पर हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के कपड़े भी पहने जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो हमारे साउथ इंडियन लोग होते हैं वे अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, लुंगी वगैरह पहनते हैं ज़्यादातर, उनके कपड़े थोड़े अलग ही होते हैं। और हमारे नॉर्थ इंडियंस के अलग होते हैं। ईस्टर्न में आप चले जाएँ, आसाम में, हिमाचल में, तो उधर आपको थोड़े अलग प्रकार के कपड़े वेराइटीज़ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के कपड़े हमारे देश में पहने जाते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, हमारे जो कॉटन की बॉल्स होती हैं, उनकी पहले कॉटन रोल्स या कॉटन बॉल्स कहते हैं उनको हम, उनसे गिनिंग की जाती है यानी कि कॉम्बिंग की जाती है, उनसे फाइबर निकाला जाता है और फाइबर को स्पिन करके हम क्या बना लेते हैं, यार्न बना लेते हैं। अब यार्न हमारे पास बन जाता है तो हम उससे नीटिंग करते हैं या वीविंग करते हैं। दोनों का अर्थ होता है बुनाई करना, और नीटिंग का मतलब है एक ही धागे से बुनाई करना, और वीविंग का अर्थ होता है दो अलग अलग धागों से बुनाई करना, अलग अलग तरह से उनको अरेंज करना, और उनसे हम क्या बना लेते हैं, फैब्रिक बना लेते हैं। तो इस जो यहाँ पर ये दिया गया है, एक आपके जो बॉक्स बनाया गया है एक प्रकार से, इसको आप क्या कर लें, थोड़ा इसको नोट कर लें, अपनी नोटबुक में CW में बना लें, इससे आपको पता रहेगा कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है एक्चुअली। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर कॉटन की रोल ली, उसे गिनिंग किया, फिर उसे फाइबर बनाया। ओके, फाइबर बनाने के बाद आपने उसे यार्न बनाया, और यार्न से आपने फैब्रिक बनाया बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर सीख चुके हैं हम, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।